हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर है। मैं इसमें आपको बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आने वाले 5 से 6 महीने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा और आपके फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो उससे क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं ताकि आपको इस क्लास में कंटिन्यू करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। हम लोगों ने 3 से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसमें से पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी ये थी कि चार्ज को कंजर्व किया जा सकता है। मतलब क्या होता है कि चार्ज को किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन नया क्रिएट नहीं किया जा सकता या कोई चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम लोगों ने बोला था कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इसका क्या मतलब होता है कि चार्ज का जो भी ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो। तो हमेशा किस में ट्रांसफर होता है? एनी, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में। Q इज इक्वल टू एनी हम लोग लिखते थे। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास स्पीड पे डिपेंड करता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई थी चार्जेस के बारे में। आई होप कि यहां तक की बात समझ में आ गई थी। लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था। अब चलिए आगे शुरू करते हैं क्लास। जो पहला क्वेश्चन है, देख कर डरना नहीं, मैं इसको हिंदी में समझाता हूं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ L है। क्या है? इस रॉड की लेंथ L है, ठीक है। इस रॉड की लेंथ क्या है? L है। और इससे, इस रॉड के एक एंड से A दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है। कितने दूरी पे? A दूरी पे, ठीक है। अब कह रहा है इस पे मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जितने भी चार्जेस इस रॉड पे रखे हुए हैं उन सभी चार्जेस से कितना फोर्स Q पे लग रहा है वो फोर्स आपको बताना है। तो अब तक की कहानी में जो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा, अब तक में हम लोग पढ़ रहे थे कि 2 चार्जेस होते थे। क्या होता था? मान लो एक चार्ज होता था Q1 और दूसरा चार्ज होता था Q2, और हम लोग बोल रहे थे कि ये बताओ कि ये Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है या Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है। और हमेशा हम लोग किसके रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व करते थे? पॉइंट चार्ज में। ये Q1 Q2 क्या होता था? एक पॉइंट चार्ज होता था। Q1 भी क्या होता था? एक छोटा सा चार्ज होता था। लेकिन अभी इस वाले क्वेश्चन में Q अभी भी पॉइंट चार्ज है, लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है क्या? यहाँ पे तो बहुत सारे चार्जेस एक रॉड पे रखे हुए, जैसे सॉरी मान लो ये मार्कर है और इस पे ना हम लोगों ने बहुत सारे चार्जेस ऐसे 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 करके रखे हुए हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से A दूरी पे आपको इन सभी चार्जेस का फोर्स निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं बहुत अच्छे से और बहुत धीरे धीरे समझाने वाला हूं। बस आप देखते जाओ कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है। पहला जो हम लोगों ने जब आपको याद होगा 11th में हम लोग जब सेंटर ऑफ मास पढ़ते थे तो वहां पे 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते थे। याद है? एक लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होता था, एक एरियल मास सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता था, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन होता था। वैसे ही सेम यहाँ पे भी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है। जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अभी मैं समझाता हूं, आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैं बस टर्म्स लिख दे रहा हूं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। फिर दूसरा होता था सिग्मा, ये ग्रीक टर्म है। लेमडा, सिग्मा, ये ग्रीक टर्म है, बस हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। इसको एरिया या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और तीसरा टर्म होता है रो, वॉल्यूमेट्रिक, मतलब वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं मतलब समझाता हूं इसका, एक सेकेंड। अब इन तीनों टर्म्स का मैं मतलब समझाता हूं। अब इमेजिन करो, पहले आपको एज्यूम करवाता हूं फिर आपको यहां पे शो करूंगा। मान लो ये एक रॉड है, इस पे इसके ऊपर, इसके अंदर नहीं, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे
चार्जेस को रख दिए। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैंने यहाँ पे बहुत सारे जगह सब पे चार्ज रख दिया। तो इसके सरफेस पे रखा है ना, बोर्ड के सरफेस पे रखा है, इसके ऊपर ये पूरे सरफेस को कवर कर रहा है। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो एक तुम्हारे पास फुटबॉल है, मैं फुटबॉल को कैसे बनाऊं? मान लो फुटबॉल है, एज्यूम करो कि ये फुटबॉल है। अब फुटबॉल के अंदर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी हो, ऐसे वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? आई होप कि आपको थोड़ा बहुत याद आ गया होगा कि 11th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा वाला टर्म पढ़ रहे हैं? लेमडा कूलम पर मीटर, यानी कि यहाँ पे जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस रॉड के ऊपर रखा हुआ है, इसको हम लोग लेमडा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं हटा रहा हूं। जो इसकी यूनिट होती है लेमडा की, वो होती है कूलम पर मीटर। यहां पे कूलम क्या है? ये चार्ज का एसआई यूनिट है, और मीटर तो आपको पता ही है लेंथ का होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हर एक कुछ यूनिट लेंथ पे कितनी चार्ज है? लेमडा कूलम। हर एक, मान लो ये एल लेंथ का है, एक यूनिट लेंथ पे कितनी चार्जेस हैं? लेमडा कूलम पर मीटर। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं Q बाई एल इज इक्वल टू लेमडा। यही तो है कि हर एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है? लेमडा। यहां पे लिखा है हम लोगों ने हर एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है? लेमडा। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q अपॉन एल इज इक्वल टू लेमडा। और Q, अगर अपने को Q फाइंड करना हो तो हम लोग ऐसे लिख देंगे एल इंटू लेमडा। आई होप कि आपको ये बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। अब चलो इस वाले क्वेश्चन के टर्म में देखते हैं। अब यहां पे है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लेमडा कूलम पर मीटर। अब तक की कहानी में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे, बट यहाँ पे तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। इसको हटा देता हूं मैं, साइड में लिख लेते हैं हम लोग इधर की तरफ। Q बाई एल इज इक्वल टू लेमडा और Q इज इक्वल टू एल इंटू लेमडा। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख लिया। तो चलो इस क्वेश्चन को एक स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं। आपको शुरुआत में लगेगा कि बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है यार, समझ में नहीं आ रहा है, बट ध्यान देना, मैं आपको धीरे एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझाऊंगा। ये आपका बेस है। आपको ये चीज डराने के लिए नहीं कि मैं ये क्वेश्चन देख के आपको डरा रहा हूं, नहीं, आपको सिर्फ समझना है कि मैं ये इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं। तो जो पहला प्रोसेस होगा, क्या करो कि यहां से इस वाले चार्ज से x दूरी पे, इस वाले चार्ज से x दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लो। कितने लेंथ का? dx लेंथ का। इसका क्या मतलब हुआ? सुनना कि मान लो ये रॉड है पूरा। अब इसमें क्या किया ना हम लोगों ने, यहां से इस वाले चार्ज से x दूरी पे एक छोटा सा लेंथ कट कर लिया। क्या कर लिया? तो ये छोटा सा यहां से ऐसे छोटा सा एरिया, आप आई होप कि आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा लेंथ कट कर लिया। वो इतना छोटा होगा ना कि ये dx ना ऑलमोस्ट 0 को टेंड कर रहा होगा, मतलब 0.0001 के बराबर होगा। इस छोटे से लेंथ पे चार्ज भी तो छोटा ही होगा। मान लो अगर मैंने ये छोटा सा लेंथ कट किया, यहाँ पे अगर 10 चार्ज थे, तो इस छोटे से एरिया पे हो सकता है कि 0.1 चार्ज हो, 0.2 चार्ज हो, मतलब इस छोटे से लेंथ पे छोटा सा ही चार्ज होगा ना, यानी बहुत कम ही चार्ज होगा। तो हम लोग वही कर रहे हैं कि dx लेंथ पे कितना चार्ज मान रहे हैं? मान लो dx पे छोटा सा, मतलब बहुत कम सा चार्ज dq है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई थी। अब ये dq तो बहुत छोटा है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करने लगेगा। तो आपको पता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, उसका फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इज इक्वल टू, हम लोगों ने कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा था? फोर्स इज इक्वल टू K Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला पता है, यहां पे हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। और एक और चीज, उससे पहले dq कितना है, तो देखो यहां पे लेमडा कूलम पर मीटर, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, लेमडा कूलम पर मीटर। तो इस छोटे से dx लेंथ पे चार्ज कितना है, dq। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग dq अपॉन dx बराबर लेमडा, ये तो लिख सकते हैं। तो dq बराबर क्या हो जाएगा यहां से, लेमडा इंटू dx। यही बात यहां पे लिख दूं मैं, लेमडा इंटू dx। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलो फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। dq, q पे फोर्स लगा रहा होगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं k dq इंटू q, और कितने दूरी पे है, x दूरी पे, तो ये x स्क्वायर लिख दूं, लिख दिया। अच्छा ये भी बात बताओ कि ये जो फोर्स है, अगर ये छोटे से चार्ज की वजह से लग रहा है तो फोर्स भी कितना होगा, छोटा ही होगा। तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, df, लिख सकते हैं ऐसे। तो चलो लिख दिया हम लोगों ने। अब dq की वैल्यू यहां से डालते हैं, k लेमडा dx इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये देखो, अगर मान लो इस पे बहुत छोटे 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 चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, तो सभी चार्जेस की वजह से अगर हम लोग फोर्स निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो अपने को क्या दे देगा, वो एफ नेट दे देगा। और आपको पता है कि छोटे 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 टर्म्स को जोड़ने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। जो सांप, ऐसे सांप बोलते थे, इससे क्या होता था, छोटे छोटे टर्म्स को हम लोग जोड़ते थे। आई होप कि आपको थोड़ा सा बेसिक पता होगा। मैं बता देता हूं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, एक टाइप का ये सम होता है, ठीक है। तो अगर मान लो बहुत सारे फोर्सेस को हम लोग जोड़ दें तो यहाँ पे क्या दे देगा अपने को, एफ नेट दे देगा। तो ऐसे हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, और इसको क्या लिख देते हैं हम लोग, एफ नेट। चलो अब देखो, अगर मान लो मैं एक एलिमेंट यहां पे लेता हूं, dx एलिमेंट, अभी भी यहां पे पॉजिटिव चार्ज ही होंगे, उसके वजह से इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। इसके वजह से भी फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ हो रहा था, इधर की तरफ। यानी कि जितने भी मैं टर्म्स यहां पे लूं, जितने भी एलिमेंट्स यहां पे लूं, सबके वजह से फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। तो हम लोगों को, आपको पता है कि फोर्स को हम लोग नॉर्मली जोड़ते नहीं, जैसे 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन 4 न्यूटन कभी नहीं बोलते, हम लोग हमेशा वेक्टरली सम करते हैं। अपने को डायरेक्शन भी बताना होता है। तो जो इंटीग्रेशन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सम देता है, वो डायरेक्शन कभी नहीं देता है, ठीक है। तो अभी इस केस में तो अपने को डायरेक्शन को कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि सभी का डायरेक्शन इधर की तरफ है, सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम लोग अगर डायरेक्टली इसको सम कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब इसको इंटीग्रेशन लिखते हैं, छोटे 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 बहुत सारे टर्म्स को जोड़ देंगे, और उसको जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। अब सोचो, जो ये इसमें k क्या है, कांस्टेंट, लेमडा क्या है, कांस्टेंट, q क्या है, कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाता है। तो चलो बाहर करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है k q लेमडा, ये बाहर आ गए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। और आपको एक और चीज बताओ कि जो ये x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, रॉड पे। एज्यूम करो रॉड कहां से शुरू हो रहा है, x की किस लेंथ पे। अगर मान लो यहां पे आपने छोटा सा एक टर्म, एक छोटा सा dx का एलिमेंट ले लिया, तो x कितना होगा, a। यहां पे x कितना है, a। अगर मान लो छोटा सा एलिमेंट यहां पे आपने ले लिया, तो इस केस में x क्या होगा, देखो इस केस में x क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, l प्लस a। आपको ये इतनी बात समझ में आती है कि अगर यहां पे एलिमेंट लेंगे तो x की वैल्यू q से दूरी कितनी हो जाएगी, l प्लस a। अगर ये वाला एलिमेंट लेते हैं तो q से कितनी दूरी हो जाएगी, a। यानी कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें लिमिट भी डालना होता है कि x की वैल्यू का इनिशियल लिमिट क्या है और फाइनल लिमिट क्या है, मतलब उसकी लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। तो लोअर लिमिट कितनी है, a,
लिख दूं, अपर लिमिट कितनी है l प्लस ए, ये भी लिख दूं इधर। यहां तक की बात आपको आई होप कि समझ में आ गई। अब चलो इस साइड में मैं लिखता हूं एफ नेट, अब तो छोटा सा ही है, के क्यू लेमडा ए एल प्लस ए डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और आप सबको पता है कि अगर x टू दी पावर n है, ये बात बताना इंटीग्रेशन में x टू दी पावर n है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यानी कि पावर ऊपर ऐड हो जाता है और अपॉन में भी पावर ऐड हो जाता है, और उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। आई होप कि आपको ये पता था, ठीक है। तो यहां पे भी इस वाले x टू दी पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, के क्यू लेमडा, इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू दी पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स लिमिट a टू a प्लस l, ये लिख दूं, इसको मिटाऊं, लिख दिया। आपको पता है x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां से लिखते हैं हम लोग f नेट के क्यू लेमडा x टू दी पावर माइनस 2 प्लस वन अपॉन माइनस 2 प्लस वन, और लिमिट कहां से कहां तक, a से लेके a प्लस l तक, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब तो ये बेसिक सिंपल सा हो गया, x टू दी पावर माइनस 2 प्लस वन, तो ये पावर में कितना हो जाएगा माइनस वन, और नीचे कितना हो जाएगा माइनस वन, अभी भी लिमिट कहां से कहां तक, a टू a प्लस l। चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू लेमडा माइनस वन अपॉन एक्स लिमिट a टू a प्लस l, लिख दे। चलो अब तो सिंपल है, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, के क्यू लेमडा माइनस वन अपॉन ए प्लस एल माइनस वन अपॉन ए। मैंने x की लोअर लिमिट, x की अपर लिमिट पहले डाल दी, फिर x की लोअर लिमिट यहां पे डाल दी, और ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं एफ नेट बराबर के क्यू लेमडा वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए प्लस एल, और यही एफ नेट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं फिर से आपको अच्छे से समझाता हूँ, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन था कि एक रॉड है, उसकी लेंथ कितनी है l, और उसके a दूरी पे एक चार्ज q था। इस पे लीनियरली बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ से a दूरी पे एक q चार्ज है। अब इन सारे चार्जेस की वजह से अपने को फोर्स निकालना था। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन से 3 से 4 चीजें सीखी जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इसमें क्या सोचना है कि हमको एक छोटा सा एलिमेंट चूज करना है। क्या करना है, छोटा सा कोई सा भी एलिमेंट चूज कर लेना है, और सारे छोटे छोटे एलिमेंट से अपने को फोर्स यहाँ पे देखना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अगर फोर्स का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, और अगर फोर्सेस के डायरेक्शन चेंज हो रहे होंगे तो उस केस में हम लोग कुछ अलग मेथड अप्लाई करने वाले हैं, वो अलग क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है तो अपने को छोटा सा x लेंथ पे छोटा सा एलिमेंट चूज करना होगा, और उस छोटे से एलिमेंट से अपने को फोर्स फाइंड करना होगा, और उस छोटे से एलिमेंट से जितना भी फोर्स फाइंड हुआ उसके लिए पूरे लेंथ के लिए हम लोग फाइंड कर लेंगे। उसको कैसे सम करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन से उसको सारे सम कर लेंगे। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। आप एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो देखो, समझो। देखो वीडियो लेक्चर का यही फायदा होता है कि अगर आप ऑनलाइन लेक्चर करते हो तो आपके पास रिकॉर्डेड चीजें होती हैं, आप बार बार उसको रिकैप कर सकते हो। लेकिन जब आप ऑफलाइन में होते हो तो कई बार होता है कि हमको टीचर की बात समझ नहीं आती, फिर लगता है यार काश ये दोबारा बता देता। हम कुछ लोग तो शर्माते हैं, पूछते नहीं, और कुछ लोग डरते कि यार टीचर मारेगा या गाली देगा, इसलिए हम लोग पूछ नहीं पाते हैं। बट वीडियो लेक्चर का यही फायदा है कि आप लोग बार बार लेक्चर को रिकैप कर सकते हैं। बार बार देखो, नहीं समझ में आता है कमेंट में पोस्ट करो, हम लोग डेफिनेटली आप लोगों का हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। आपको इसको भी ध्यान से देखना है, आपको डरना नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। मैं आपको डराने के लिए क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ। कोई लोगों को ये क्वेश्चन पता होंगे तो उनके लिए अच्छा है, और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए भी बहुत अच्छा है। पूछो क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है तो आप एकदम पूरे बेसिक से समझने का कोशिश करोगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है। जो पहले वाला क्वेश्चन था, जो रॉड वाला था, उसमें मैंने पहले क्या बोला कि ऐसे रॉड वाले जब भी क्वेश्चन आ जाए जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इस केस में क्या करो कि एक छोटा सा एलिमेंट लो, उसके वजह से फोर्स फाइंड करो। अगर फोर्सेस का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, सारे एलिमेंट की वजह से अगर फोर्स का डायरेक्शन एक ही जगह है, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सम कर देते हैं। लेकिन हाँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा ये बताओ, अगर फोर्सेस का डायरेक्शन सेम ना हो तो उसमें क्या करते हैं, तो उसके लिए ये अगला क्वेश्चन है। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं ही सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं। ये एक डिफरेंट टाइप का है। चलो एक सेमी सर्कुलर रिंग है, फिर से सेम डायलॉग, इतने अंग्रेजी में मत जाओ, हिंदी में सुनो किसका मतलब क्या है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिंग है, एक ऐसा रिंग है, ठीक है, और इस पे भी अभी भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्मली। मतलब रिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे यही वाला एक रॉड था, इसी को मैंने घुमा दिया, इसी को क्या कह दिया, ऐसे घुमा दिया, तो इस पे अभी भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लिनियरली है, प्लस प्लस ऐसे चार्ज रख दिया मैंने इस पे। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इस रिंग की रेडियस कितनी है, आर है, और इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन सारे चार्जेस की वजह से इस वाले चार्ज क्यू पे फोर्स कितना है ये बताओ। सेम सिनेरियो है बट थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका, उस वाले क्वेश्चन को हम लोग dx एलिमेंट ले रहे थे, कितने दूरी पे, x दूरी पे। अभी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, और इसकी एंगल कितनी है, डी थीटा, थीटा एंगल पे कितने का एलिमेंट लेना है, डी थीटा का, और इस वाले छोटे से लेंथ पे कितना चार्ज होगा वो हम लोग फाइंड कर लेंगे, और उस चार्ज से इस पे फोर्स निकाल लेंगे। अब चलो करते हैं। अब मान लो यहाँ पे डी थीटा अगर छोटा सा एंगल है तो चार्ज भी कितना होगा, छोटा सा ही होगा, मतलब कम सा ही चार्ज होगा, और यहाँ पे कम सा ही चार्ज होगा। अभी भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप ध्यान से देखना कि आर्क लेंथ क्या होता है। मान लो मैं ये पूछूं कि ये लेंथ कितना है, अगर ये थीटा एंगल है और रेडियस आर है, तो आप सबको पता है कि आर्क लेंथ बराबर क्या होता है, आर इंटू थीटा, मतलब एंगल इंटू रेडियस कितना होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। मतलब इस आर्क की लेंथ कितनी है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। उसी तरह मान लो ये रेडियस कितना है, आर, एंगल कितना है, डी थीटा, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, आर्क लेंथ कितना होगा, आर थीटा। तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपने को पता है लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एल इज इक्वल टू लेमडा होता है। तो यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज है, तो ऐसे इसको लिख दें, वहां पे छोटा सा चार्ज कितना है, डी क्यू, यहाँ पे छोटा सा चार्ज कितना है, डी क्यू, लेंथ कितना है, आर थीटा, तो लेमडा इंटू आर थीटा लिख दें, आर यहाँ पे क्या है, कैपिटल में, लेमडा इंटू आर थीटा लिख सकते हैं। तो ये छोटा सा चार्ज कितना हुआ, डी क्यू, और कितने लेंथ पे है, आर थीटा पे। अब इस डी क्यू चार्ज से इस डी क्यू चार्ज से, अब देखना इसी का एक कॉपी बना रहा हूं। मान लो कि क्यू चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, और एक डी क्यू चार्ज यहाँ पे है, दिख रहा है कितने दूरी पे है, आर दूरी पे है। ये सिंपल हो गया, पॉइंट चार्ज की तरह। डी क्यू की क्या है, बहुत छोटा सा चार्ज है, तो इसको हम लोग पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। तो डी क्यू भी पॉइंट चार्ज, क्यू भी पॉइंट चार्ज, और डी क्यू क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्यू भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके वजह से, डी क्यू की वजह से इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये एंगल कितना है, थीटा, देखो थीटा है ये एंगल, और इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा,
इधर की तरफ होगा थीटा। अगर डी क्यू बहुत छोटा है तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। तो सिंपल है, अब डीएफ को क्या लिख सकते हैं, के इंटू डी क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख दूं, ये लिख सकते हैं। डीएफ कितना हो गया, के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये छोटा सा फोर्स है। अब देखो, मान लो कि आपने अभी ये कहां से चुना था, यहां पे थीटा, थीटा लेंथ किधर से, इधर से, एंगल किधर से लिया था, इधर की तरफ से। मान लो अगर मैंने एलिमेंट यहां पे चुन लिया कि यहां से थीटा पे, यहां से थीटा पे एक डी थीटा का एलिमेंट ले लिया। अब इसकी वजह से इस पे फोर्स का डायरेक्शन बताओ, इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। यानी कि पिछले वाले केस में क्या हो रहा था कि हम जो भी देखो, पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, ये रॉड था और यहाँ पे क्यू चार्ज था। तो जो भी एलिमेंट हम लोग चुन रहे थे, मान लो ये डीएक्स एलिमेंट यहाँ पे चुन रहे थे, ये डीएक्स एलिमेंट यहाँ पे चुन रहे थे, तो इन सब के वजह से फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ था, इधर की तरफ। इसकी वजह से भी इधर की तरफ था। लेकिन इस वाले केस में देखो, इस डीक्यू की वजह से फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। इस डीक्यू की वजह से फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। यानी कि जब ऐसे केसेस हो जिसमें फोर्स भी चेंज हो रहा हो, फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो, तो हम लोग जो नॉर्मल सम कर रहे थे, आपको पता है ना, अभी बताया था कि इंटीग्रेशन क्या है, हमेशा सम देता है, वो वेक्टर सम नहीं देता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे केसेस के लिए एक स्टैंडर्ड रूल है जो आपको फॉलो करना है, मैं वो आपको बता रहा हूं। यहाँ पे डीएफ लिख देता हूं मैं, और साइड में डीएफ इक्वल टू के डी क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब जब ऐसे केसेस हो जिसमें अगर हम लोग एलिमेंट चेंज कर रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग नॉर्मल ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसिडर करते हैं। तो एलिमेंट चेंज किया, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, इस फोर्स को हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में तोड़ो। देखो ध्यान से देखो, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा और दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। जो इधर वाला कंपोनेंट होगा उसको हम लोग डीएफ कॉस थीटा लिख सकते हैं, और जो इधर वाला कंपोनेंट होगा उसको डीएफ साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखना, जहां भी एलिमेंट चुनो, आप जहां भी एलिमेंट चुनोगे वहां पे फोर्सेस के दो एलिमेंट आएंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। देखो, एक एलिमेंट इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है, तो हर जगह फोर्सेस क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल में होंगे और वर्टिकल में। उसके कंपोनेंट कहां कहां होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केसेस में क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे लिख लेंगे, फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीएफ कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, डीएफ कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट को क्या लिख लेंगे, डीएफ साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, एफ वी डीएफ साइन थीटा। यहां तक की बात समझ में आ गई। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं, अब तक हम लोगों ने क्या किया, पहले एक सर्कुलर रॉड था, एक सर्कुलर रॉड था, उस पर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए थे, उन चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, लीनियर था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो स्टैंडर्ड रूल था हमारा, कि थीटा एंगल पे एक डी थीटा का एलिमेंट ले लिया, और डी थीटा में अगर छोटा सा एंगल है तो उस पर लेंथ भी उसका छोटा होगा आर्क का, और उस आर्क लेंथ पे छोटा सा चार्ज भी होगा, उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, डी क्यू। अब डी क्यू की वजह से हम लोगों ने फोर्स देखा कि क्यू पे फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ है, तो हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे अगर हमने एलिमेंट चुना था तो फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ था, इधर की तरफ। वैसे ही हम लोगों ने इस साइड में एक एलिमेंट लिया तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर की तरफ। यानी कि पिछले वाले केस से ये डिफरेंट था। पिछले वाले केस में अगर एलिमेंट चेंज कर रहे थे तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर एलिमेंट चेंज कर रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, फोर्स का हम लोग कंपोनेंट लेते हैं, फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं और एक वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अलग जोड़ लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को अलग जोड़ लेंगे, बस हो गया। आपको यहां तक की बात समझ में आ गई थी। चलो अब मान लो बहुत सारे छोटे छोटे फोर्सेस को जोड़ेंगे,
तो एफ हॉरिजॉन्टल निकल जाएगा और एफ वर्टिकल निकल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इसको। एफ हॉरिजॉन्टल डी एफ कॉस थीटा। अब बताओ डी एफ की वैल्यू कितनी है, के डी क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे चलो लिख देते हैं के डी क्यू इंटू क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बताओ के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, रहने देते हैं आर को, आर कांस्टेंट। तो सबको बाहर निकाल लें। पहले बाहर निकालने से पहले डी क्यू बताओ, डी क्यू कितना है, लेमडा इंटू आर थीटा। तो लिख दो लेमडा आर थीटा क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और थीटा कितना था, डी थीटा था। तो इस थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी थीटा लिख सकते हैं। अब देखो आर से आर एक उड़ जाएगा, एक आर से एक आर को उड़ा दो। यहां से के क्यू लेमडा अपॉन आर बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। चलो इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, थोड़ा सा जगह खाली करता हूँ। एफ वर्टिकल क्या लिखा था हम लोगों ने, डी एफ साइन थीटा। एफ हॉरिजॉन्टल अपना आ गया था के क्यू लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। आप सबको पता है कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो चलो लिखते हैं के क्यू लेमडा अपॉन आर। अच्छा पहले उससे पहले ये बताओ कि जो थीटा की लिमिट है वो कहां से कहां तक होगी। यहां पे देखो थीटा इनिशियली थीटा क्या रहा होगा, 0, और जब पूरा ऐसे मूव कर गए तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई। तो थीटा की जो लोअर लिमिट है वो क्या होगी, 0, अपर लिमिट क्या होगी, पाई। तो यहां पे लिख देते 0 पाई। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। इसकी लिमिट कितनी है, 0 से लेके पाई तक। चलो डालते हैं के क्यू लेमडा अपॉन आर साइन पाई माइनस साइन 0। वैल्यू कितनी आ गई, 0। हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना हो गया, 0। अब चलो वर्टिकल में निकालते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब चलो वर्टिकल वाला निकालते हैं सेम इसी तरह। यहाँ पे हम लोग एफ हॉरिजॉन्टल साइड में लिख लेते हैं कि वो एफ हॉरिजॉन्टल हमारा कितना आया, 0। ये मैं बताऊंगा कि आप देख के भी बता सकते थे कि एफ हॉरिजॉन्टल 0 ही होगा। अब चलो वर्टिकल निकालते हैं। एफ वर्टिकल कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, इसकी भी लिमिट 0 से पाई होगी, डी एफ साइन थीटा। डी एफ की वैल्यू क्या है, अभी वहां से देख के लिख लो, के डी क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। अब जो डी क्यू है उसकी वैल्यू कितनी है, लेमडा आर थीटा। के लेमडा आर डी थीटा इंटू क्यू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर अभी भी उड़ा दो तो के लेमडा के क्यू लेमडा अपॉन आर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो चलो लिख देते हैं इसको, के क्यू लेमडा अपॉन आर, लिमिट कितनी, माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक। आप सबको पता है कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं के क्यू लेमडा अपॉन आर कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो ये -1, ये भी -1, तो -1 कितना हो गया, -2, और ये वाला माइनस है तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 2 के क्यू लेमडा अपॉन आर। यानी कि एफ वर्टिकल आपका कितना आ गया, मैं इसको हटा रहा हूं, एफ वर्टिकल आपको कितना आ गया, 2 के क्यू लेमडा अपॉन आर। एफ हॉरिजॉन्टल कितना था, 0। एफ वर्टिकल कितना आ गया, 2 के क्यू लेमडा अपॉन आर।
एफ नेट तो हम लोग ऐसे लिख सकते थे ना, एफ नेट बराबर अंडर रूट एफ एच स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, बट यहाँ पे तो अभी जरूरत है नहीं, तो हम लोगों ने डायरेक्ट इसको लिख लिया है, क्योंकि डायरेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी सेट कर दिया था, इसलिए अपने को ऐसे लिखने की जरूरत। एफ हॉरिजॉन्टल कितना आया था 0, एफ वर्टिकल कितना आया 2k³ लैम्डा अपॉन r। तो इन दो क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या सीखा? पहला, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर हो तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम लोग छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं, उस छोटे से एलिमेंट से जितना भी फोर्स लगता है कोई भी चार्ज पे, पॉइंट चार्ज पे, वो फाइंड कर लेते हैं और सबको हम लोग समेशन से यानी इंटीग्रेशन से ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आपने कोई एक चीज का ध्यान रखना है कि हाँ, अगर मान लो मैं छोटे छोटे एलिमेंट ले रहा हूं तो उन सभी एलिमेंट की वजह से फोर्सेस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो जो इंटीग्रेशन का समेशन आएगा डायरेक्टली वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा तो हम लोगों को फोर्स का दो कंपोनेंट लेना होगा, एक वर्टिकल में, एक ऐसे वर्टिकल में और दूसरा हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल वाले को एक साथ जोड़ लो और हॉरिजॉन्टल वाले को एक साथ जोड़ लो, वो हमारा नेट फोर्स दे देगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं जानता हूं कि ये थोड़ा टफ लगता है, शुरुआत में बहुत ही टफ लगता है, आपको समझ नहीं आएंगी बातें, बट हाँ, आप बार बार इस वीडियो को देखो, रिकैप करो। आपको लगता है तो 10 बार वीडियो देखो, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। पहली बार में नहीं समझ में आता, ये आपका बेसिक है। मैं आपको क्वेश्चन से डरा नहीं रहा था, बस समझा रहा था। इस पे हम लोग इस बेसिक क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन आगे करने वाले हैं। चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.